हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास पाक साहब का पार्ट 9। मैं बागी तुझे बचाने के लिए हुआ हूँ, चाहे जो खेल खेलना पड़े मुझे, तुझे मरने नहीं दूंगा। इस वक्त तू खुद को मेरी गिरफ्त में समझ, किसी मौत की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ मैं। अपने बच्चे को ऐसा रसगुल्ला मत समझो अशरफ अंकल, जिसे जीभ पर रखते ही नुसरत तुगलक घटक जाएंगे। कोशिश करो समझने की। अरे, वह उसके पीछे देखकर बोला, आशा आंटी। फिर थोड़े से गैप के बाद वह कहता चला गया, तुम ही अंकल को समझाओ। अब जब मुझे पता लग ही गया। अशरफ की पुतलियाँ अपने पीछे देखने के लिए घूमी और यही तो चाहता था विकास। उधर अशरफ की पुतलियाँ घूमी थी, इधर लड़के की लंबी टांग घूम गई। बूट की जोरदार ठोकर रिवाल्वर थामे हाथ पर लगी थी। रिवाल्वर अशरफ के हाथ से फिसलकर छत की तरफ लहराया। माजरा समझ में आते ही अशरफ ने विकास पर जंप लगा दी, परंतु विकास उससे पहले ही छत से टकराकर वापस लौट रही रिवाल्वर पर लपक चुका था। अशरफ बेड के कोने से उलझता हुआ फर्श पर जा गिरा था। वह गिरते ही उठा, गजब की फुर्ती के साथ, परंतु सामने विकास को रिवाल्वर सहित खड़े पाया। शायद लिखने की जरूरत नहीं है कि रिवाल्वर का रुख अशरफ की तरफ था और वह बेहद सर्द लहजे में कह रहा था, तो कह मैं यह रहा था अंकल, अब जब मुझे पता लग गया है कि कराची एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं, तो विमान को कराची ले ही क्यों जाऊंगा। मैं अंत तक उन्हें इसी धोखे में रखूंगा कि कराची में लैंड करने वाला हूँ, जबकि अचानक लैंड कहीं और कर दूंगा। समझने की कोशिश कर विकास, गिरफ्तार तुझे वहाँ भी कर लिया जाएगा। मुझे मालूम है अंकल, नुसरत तुगलक के कुछ भी समझने से पहले मैं पाकिस्तान की भीड़ भरी सड़कों पर गायब हो चुका हूँगा। पर क्यों क्यों तू इतना सब जानने के बावजूद इसी तरीके से पाकिस्तान जाना चाहता है। तरीका तो कोई और भी हो सकता है, अनेक रास्ते निकल सकते हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ तू पाकिस्तान जाए, अपना खेल पूरा करे। हम मिलकर पाकिस्तान में घुसने की कोई तरकीब सोचेंगे। आप भूल रहे हैं अशरफ अंकल, सामने विजय गुरु हैं, तो क्या हुआ। उन्हें छकाकर पाकिस्तान पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। राजनगर से बाहर तक नहीं निकलने देंगे वे मुझे। मजबूरी है अंकल, उसी स्कीम पर काम करते रहना मेरी मजबूरी है, जिस पर कर रहा हूँ। हाईजैक का पूरा प्लान बना चुका हूँ मैं। अब बस तब्दीली इतनी भर करनी है कि लैंड कराची की जगह पाकिस्तान के किसी और एयरपोर्ट पर करूँगा। खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और हाँ, आपने जो मिलकर नई तरकीब सोचने वाली बात कही, इसके लिए तो मैं किसी कीमत पर तैयार नहीं हूँ। साबित तो मुझे यह करना है कि आपने मेरी कोई मदद नहीं की, कोई अवहेलना नहीं की, चीफ के ऑर्डर की। आपने तो मुझे देखते ही गिरफ्तार करने की कोशिश की। रिवाल्वर निकाल लिया, कहा विकास, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वह तो मैं ही था जिसने आशा आंटी के नाम पर आपका ध्यान भंग किया, आपका रिवाल्वर कब्जाया। और इतना कहने के बाद एक क्षण के लिए रुका विकास, फिर खुद ही बोला, और आपकी टांग पर गोली मार दी। कहने के साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली अशरफ की टांग में जा घुसी।
हलक से एक चीख निकालता हुआ वह फिरकनी के मानिक घूमने के बाद दाढ़ से फर्श पर गिरा। सफ़ेद स्पोर्ट शूज वाला शख्स वहाँ भी था, मगर इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी उसने कुछ किया नहीं। गोली की आवाज़ सुनते ही सनवर, लियाकत, असगर और शांता उछल पड़े थे। गड़बड़, लियाकत कह उठा। ऊपर कुछ गड़बड़ है, क्या करें? सनवर के मुंह से निकला। लियाकत सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ ना। नहीं, असगर उसके पीछे लपका। क्यों? लियाकत बोला। शबीर ने मना किया था। उसने कहा था वह सामान्य हालत की बात थी। ऊपर गोली चली है, मुमकिन है शबीर ही मिले। चूहों की तरह यहाँ गिर जाना अक्लमंदी नहीं है। देखना तो पड़ेगा ही कि क्या हुआ है। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी किसी भी किस्म के खतरे से टकराने के लिए तैयार रहना। कहने के बाद रुका नहीं, बल्कि गन संभाले सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सभी असमझ के शिकार थे। सबसे ज़्यादा असमझ में थी शांता। उसकी समझ में यह बात आकर नहीं दे रही थी कि अगर विकास अपने शुभ चिंतक से मिलने गया था तो गोली क्यों चली, किसने किस पर चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्त समझकर कोई दुश्मन ही आ टपका हो। गोली विकास पर चली है या विकास ने चलाई है? उधर लियाकत ऊपर पहुंचा। गैलरी में कदम रखा ही था कि सामने से शबीर शाह आता नजर आया। उसके कंधे पर एक इंसानी जिस्म पड़ा हुआ था। उसे देखते ही लियाकत ठिठक गया। ठिठक उसे देखकर विकास भी गया था, मगर एक पल के लिए। अगले पल वह उसकी तरफ बढ़ता हुआ गुर्राया। मैंने मना किया था, तुम ऊपर क्यों आए? गोली की आवाज़ ने हम सबको डरा दिया था शबीर भाई। हमने सोचा कहीं आपके साथ कोई हादसा न हो गया हो। और फिर आपके कंधे पर यह कौन है? उसके सवाल का जवाब दिए बगैर विकास ने शांता के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। अब लियाकत पर कुछ कहते न बन पड़ा। वह उसके पीछे हो लिया, परंतु अभी वे पूरी गैलरी भी पार नहीं कर पाए थे कि पीछे से एक आवाज़ उभरी, ठहरो। दोनों फिरकनी की तरह अपनी सीढ़ियों पर घूम गए। सुप्रीमो, एक साथ दोनों के मुंह से निकला। सचमुच वह सुप्रीमो ही था जो एक पिल्लर की बेग से प्रकट हुआ। वह आहिस्ता आहिस्ता विकास की तरफ बढ़ रहा था। नज़रें उसी पर केंद्रित थी, इसमें शक नहीं। अचानक उसे सामने देखकर विकास भी बौखला गया था। जिस सवाल ने उसके जेहन में खलबली मचाई थी, उससे वही पूछ लिया, आप यहाँ कब पहुँचे सुप्रीमो? यह शख्स कौन है? उसके सवाल का जवाब देने की जगह सुप्रीमो ने कंधे पर पड़े अशरफ के बारे में पूछा, और जवाब न दिए जाने पर भी विकास को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वह यही जानना चाहता था। केवल इसी सवाल ने उसे अंदर ही अंदर बौखलाया था कि कहीं सुप्रीमो ने उसके और अशरफ के बीच की वार्ता तो नहीं सुन ली है। सुप्रीमो के सवाल से जाहिर था ऐसा नहीं हुआ है। अंदर ही अंदर चैन की सांस लेते हुए उसने कहा, यह जो भी है आप देख ही रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने बेबस है। मैंने इसे गोली। सुप्रीमो का कंकश लहजा। हमने पूछा, यह कौन है? नाम तो इसका मुझे भी नहीं मालूम। मतलब, पर है ये मोहब्बत करने वाला ऐसा दीवाना जो अपनी माशूका के साथ यह शहर छोड़ने का प्लान बना चुका है। कैसे कह सकते हो?
मैंने इसे मोबाइल पर बातें करते सुना था। किससे और क्या, यह तो नहीं मालूम यह किससे बातें कर रहा था, परंतु मैंने मोबाइल पर इसे यह कहते सुना, तुम्हें मेरी कसम फरीदा, इसी वक्त सराय में पहुंच जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। हम आज ही रात शहर छोड़ देंगे। एक बार फिर सुप्रीमो ने गुर्राते से लहजे से पूछा। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि तुम ऊपर क्यों आए? जवाब विकास से पहले लियाकत ने दिया। वह वही सब बताता चला गया जो हुआ। जब वह चुप हुआ तो विकास ने बोलना शुरू कर दिया। कमरा नंबर 8 के दरवाजे पर पहुंचते ही जब मैंने इसे मोबाइल पर यह कहते सुना जो बता चुका हूँ, तो मैं समझ गया यह साधारण यात्री प्यार का ऐसा मारा है जो बेचारा अपने ही चक्कर में लगा है। हमारे चक्कर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। उसके बाद मोबाइल पर दूसरी तरफ से इससे क्या कहा उसे मैं नहीं सुन सका, पर पलटकर इसने जो कुछ कहा उसने मुझे लगा इसकी माशूका मान गई, क्योंकि इसने कहा था, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ फरीदा, ज़्यादा देर मत करना। ओह, इधर इसने मोबाइल ऑफ किया, उधर मैं इसके सामने था। जाहिर है कमरे के दरवाजे पर मुझे जिन्न की तरह खड़ा देखकर इसके होश उड़ गए। बोला, अरे तुम तो वही हो जिसे बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा है, शबीर शाह। मैं समझ गया अब इसे काबू में किए बगैर काम नहीं चलेगा, पर यह भी पूरा था। इनाम के लालच में हाथापाई पर उतर आया। मजबूरन मुझे इसके पैर में गोली मारनी पड़ी। गोली लगते ही बेहोश हो गया। कंधे पर लादे बेसमेंट की तरफ यही सोचता हुआ लौट रहा था कि इसके साथ मैंने गलत किया या सही। चलो कहने के साथ सुप्रीमो आगे बढ़ गया। विकास बोला, एक मिनट, अब क्या हो गया? सुप्रीमो ने पूछा। विकास ने अशरफ के बेहोश जिस्म को फट से फर्श पर डालने के साथ कहा, मुझे कमरा नंबर 8 में जाना होगा। क्यों? इसका मोबाइल वहीं रह गया है। कहने के बाद विकास बगैर किसी की सुने वापस 8 नंबर की तरह भागता चला गया था। यह दृश्य को देखकर सफ़ेद स्पोर्ट शूज वाले शख्स के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। वे दो थे, जिस्मों पर पाकिस्तानी आर्मी का लिबास। रोज़ हमेशा की तरह एक के हाथ में खाने की थाली थी, दूसरे के हाथ में AK-47। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने एक कोठरी में कदम रखा। वहाँ 0 वाल्ट के बल्ब की रोशनी बिखरी पड़ी थी। कैदी को नदारत पाकर चौंके एक के मुंह से निकला, अरे कहाँ गया अल्फा से? वो देख। दूसरे ने रोशनदान की तरफ इशारा किया। पहले के मुंह से निकला, हाय अल्लाह, शायद भाग गया है, गधा है तू। दूसरा बोला, भला इतने छोटे रोशनदान से कोई कैसे पार हो सकता है? फिर वह कहाँ गया और सलाखें क्यों मुड़ी पड़ी है? इस सवाल का जवाब दूसरे के पास भी नहीं था। उन्हें इसी उलझन में फंसाने के लिए तो अल्फासे ने सलाखें उखाड़ी थी। वह जानता था काफ़ी देर तक वे इसी उलझन के शिकार रहेंगे कि उस रोशनदान के माध्यम से अल्फा से बाहर निकला तो कैसे निकला। उन्हीं पलों का लाभ उठाने की ठानी थी उसने जो इस वक्त अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी सैनिकों के ठीक सिर के ऊपर था। इसी कारण वे उसे देख नहीं पा रहे थे। अब अल्फासे ने ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं समझा। वे दोनों अभी इसी उलझन से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि
अल्फा से दोनों पर एक साथ आ टपका। थाली वाले की गर्दन उसकी टांगों की कैंची में जा फंसी थी। गन वाले की ठीक गन पर आ जाने थे अल्फा से के दोनों हाथ। दोनों पर जैसे गाज गिर पड़ी थी। थाली हाथ से छूटी। खाना कोठरी के फर्श पर बिखर गया। गन अल्फा से के हाथों में पहुंच चुकी थी और अल्फा से के हाथों में अगर गन थी तो गजब तो होना ही था। एक की गर्दन में कैंची फंसाए उसने दूसरे को दार पर लिया। ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाता चला गया। रैट 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 गन की गर्जना दूर तक छाए सन्नाटे का कलेजा चाक चाक कर गई। फिर बेचारे दार पर आए शख्स की कौन कहे। केवल पलक ही झपकी थी कि अपने ही लहू में नहा गया था वह। चीखने तक का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ था वह जो टांगों की कैंची में फंसा था। आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था वह। अल्फा से ने ऐसी अंगड़ाई ली जैसे अजगर ने करवट बदली हो। सैनिक का सिर फर्श से जा टकराया। कैंची से निकलते ही वह मुंह से चीखें निकालता कोठरी की एक दीवार की तरफ लुढ़कता चला गया। अल्फा से ने रबड़ के पपुए की तरह उछलकर खुद को सीधा खड़ा किया। उधर सैनिक भी संभल कर उठने की कोशिश कर रहा था। अल्फा से चाहता तो उसे थोड़ी देर खिलवाड़ कर सकता था, मगर नहीं। उसे लगा उसके पास खेलने का वक्त नहीं है। तो गन सीधी की। ट्रिगर पर उंगली रखते ही वह एक बार फिर हकलाई। पलक झपकते ही दूसरे सैनिक का जिस्म भी मलबे में तब्दील हो गया। उसी समय कोई जोर से चीखा, होशियार, कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा है। गन संभाले अल्फा से दरवाजे पर झपटा। दाईं तरफ से भागते कदमों की आवाज़ उभरी थी। अल्फासे ने बगैर सोचे समझे गन की नाल आवाज़ की दिशा में घुमाई और मुंह खोल दिया। वह इंसानी चीख जो वास्तव में काफ़ी जोरदार थी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच दबकर रह गई। अब अल्फासे का कोई शिकार उसके सामने नहीं था। सामने थी तो केवल दोनों तरफ फैली गैलरी। 15 फुट चौड़ी थी वह। छत पर जगह जगह बल्ब लगे थे। एक क्षण, केवल एक क्षण अल्फासे ने यह सोचने में गंवाया कि उसे दाईं तरफ बढ़ना चाहिए या बाईं तरफ। उसी एक क्षण में वहाँ अलार्म की कंकश आवाज़ गूंज उठी। अल्फासे को नहीं मालूम था कौन सा रास्ता उसे इमारत के ओर अंदर ले जाएगा और कौन सा बाहर। 10 सैनिक मोड़ क्रॉस करते उसके सामने आए। किसी को यह देखने का होश नहीं था कि जिसकी वजह से अलार्म चीखे जा रहा है वह दीवार के सहारे खड़ा है। सभी उस दिशा में चलते चले जा रहे थे जिधर अल्फासे की गन का तीसरा शिकार पड़ा था। उन सभी की पीठ उस वक्त अल्फासे की आंखों के सामने थी। इसके बावजूद उसने गन का मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं समझी। उन्हें अपने साथी की लाश की तरफ दौड़ने दिया। खुद ने मोड़ के दूसरी तरफ देखा, उधर जिधर से दौड़ते हुए वे आए थे। गैलरी के उस हिस्से में इस वक्त कोई नहीं था तो अल्फासे ने खुद को मोड़ के उस तरफ किया। अब उसका जिस्म मोड़ के इस तरफ था और गन की नाल तनी थी 10 सैनिकों के टुकड़ी की तरफ। उस टुकड़ी की तरफ जो अल्फासे की गन के तीसरे शिकार की लाश के नज़दीक पहुंचकर ठिठक चुकी थी।
कुछ देर के लिए सब यूं ही खड़े रह गए थे, जैसे लकवा मार गया हो। फिर एक के होठ हिले, इसे उसी ने मारा होगा। और क्या हमारा ही कोई साथी अपने साथी को मारेगा? बेवकूफ़, एक अन्य झुंझलाया। मगर तीसरा बोला, इसे मारकर वह यहाँ से गया किधर? पीछे से तो हम आ ही रहे हैं। अगर सामने की तरफ गया होगा, उसे पकड़ो बेवकूफ़ों। अगर वह निकल गया तो हम लोगों की खैर नहीं। लेकिन सर, अगर वह सामने की तरफ गया है तो बाहर कैसे निकल जाएगा? उधर से तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक सैनिक ने अपनी बुद्धिमत्ता झाड़ी। उसकी बुद्धिमत्ता ने अल्फासे को बता दिया कि वह सही रास्ते पर है। अब उसने उनके बीच होने वाली आगे की वार्ता सुनने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि गन संभाले उस तरफ लपका जिधर से वह सैनिक टुकड़ी आई थी। वह वो बातें जान चुका था। पहली टुकड़ी इस तरफ नहीं आएगी, बल्कि उस इमारत के अंदर की तरफ जाकर उसी तरफ बढ़ेगी जिस रास्ते पर बढ़ रहा है। जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह उसे इमारत से बाहर ले जाएगा, और फिलहाल उसका पहला लक्ष्य यही था। तो वह तेजी के साथ रास्ता पार करने लगा। कई मोड़ पार करने के बाद एक दरवाज़ा नज़र आया। दरवाज़ा लोहे का बना था और उतना ही मजबूत था जितना उस कोठरी का था जिसमें उसे कैद किया गया था। दोनों दरवाज़ों में फ़र्क था तो केवल यह कि इस दरवाजे में ऊपर की तरफ सॉलिड लोहे की जगह 6 इंच चौड़े एरिया में सलाखें लगी थी। सलाखों के पार उसे त्रिप्रकाश नजर आया, अर्थात दरवाजे के उस तरफ गैलरी के मुकाबले ज़्यादा रोशनी थी। सलाखों के कारण उस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से उस तरफ देखा भी जा सकता था। खुद को दीवार से चिपकाए उसने दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। अभी काफ़ी इधर था कि सलाखों के उस पार एक चेहरा नजर आया। घनी काली दाढ़ी वाला क्रूर सा चेहरा। उसकी बाहों पर भी काफ़ी ज़्यादा बाल थे। अपने गड्ढे में घसी सी आँखों से वह सलाखों के इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। और अल्फासे ने अगर खुद को दीवार के साथ चिपका कर आगे बढ़ने की सतर्कता न बरती होती तो इस पल निश्चित रूप से दाढ़ी वाले द्वारा देख लिया जाना था। अल्फासे ठिठक गया। सांस तक रोक ली उसने। गन की नाल धीरे धीरे दरवाजे के जंगले की तरफ उठनी शुरू कर दी थी, ताकि दाढ़ी वाले के द्वारा देखा जाते ही उसे शहीद कर दे। अल्फासे केवल दीवार से चिपका हुआ था, ऐसी किसी आड़ में नहीं था जहां दाढ़ी वाले द्वारा देखा न जा सकता हो। मुकम्मल गैलरी में घूम रही उसकी आंखें अल्फासे की तरफ घूमने ही वाली थी कि दरवाजे के उस पार से पिक पिक की आवाज़ उभरी। अल्फासे समझ गया वह किसी ट्रांसमीटर की आवाज़ है। सलाखों से उस पार अब दाढ़ी वाले के सिर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। जाहिर है वह आवाज़ की दिशा में पलट चुका था। अल्फासे की रुकी हुई सांसें मानो पुनः चलनी शुरू हुई। पिक पिक की आवाज़ वातावरण में लगातार घूम रही थी। फिर दाढ़ी वाले के सिर का पिछला हिस्सा भी नज़र आना बंद हो गया। अल्फासे समझ सकता था कि वह लगातार सिग्नल दे रहे ट्रांसमीटर की तरफ लपका है। उस तरफ का हाल जानने के लिए अल्फासे तेजी से दबे पांव दरवाजे की तरफ लपका। सावधानी के साथ चेहरा सलाखों की ऊंचाई तक ले गया।
उसने देखा दरवाजे के उस पार काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल था। हॉल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बता रही थी वह कंट्रोल रूम है। दाढ़ी वाले ने एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर के नज़दीक पहुंचकर उसे ऑन किया। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ साफ साफ अल्फासे के कानों तक पहुंची। कैप्टन रशीद, क्या वहाँ कोई गड़बड़ है? हमने हेडक्वार्टर के अंदर से फायरिंग की आवाज़ सुनी है। मुझे लगता है सर, कैदी कोठरी से बाहर आ गया है। दाढ़ी वाले ने, जिसका नाम यकीनन रशीद था, कहा। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ से डांटा गया। कैसे हो गया ऐसा? मेरे ख्याल से ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है सर। फिक्र की बात क्यों नहीं है? वह कोठरी से बाहर आ गया और तुम कहते हो कि फिक्र की बात ही नहीं है। इससे ज़्यादा फिक्र की बात क्या होगी? कैप्टन रशीद ने हकलाते से अंदाज में कहा। मैंने केवल आशंका जाहिर की है सर। पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी ऐसी धारणा गन की आवाज़ सुनकर बनी है, जबकि ये भी मुमकिन है कि गन हमारे ही किसी सैनिक ने चलाई हो। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो कैप्टन। ट्रांसमीटर के दूसरी तरफ मौजूद शख्स के मुंह से गुर्राहट सी निकली। हमारे ही सैनिक भला एक दूसरे पर गोली क्यों चलाएंगे? ज़रूर कोई गड़बड़ है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, गड़बड़ मुझे भी लग रही है। इसीलिए सूबेदार इरशाद को उसकी टुकड़ी के साथ सुरंग में भेजा है। सुरंग और कंट्रोल रूम के बीच का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है। इससे क्या होगा? पहली बात, अगर वह कोठरी से बाहर आ भी गया तो इरशाद की टुकड़ी उसे काबू में कर लेगी। दूसरी बात, सुरंगों के जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह जिसे मैं बंद कर चुका हूँ। आप जानते हैं, इस दरवाजे को या तो मैं कंट्रोल रूम की तरफ से खोल सकता हूँ या सुरंग की तरफ से। केवल इरशाद, अर्थात अगर वह कोठरी से बाहर आ भी गया है तो सुरंगों के जाल को भेदकर कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच सकेगा। मेरा दावा है इरशाद उसे वापस कोठरी में बंद करके ही लौटेगा। सवाल ये है, वह कोठरी से बाहर आया कैसे? कुछ ही देर पहले हमेशा की तरह दो सैनिक उसके लिए रात का खाना लेकर गए थे। वह किसी तरह उन्हें चकमा देकर बाहर आने में कामयाब हो गया होगा। ऐसा केवल मेरा ख्याल है सर। सही रिपोर्ट तो इरशाद के लौटने पर ही मिलेगी। कैप्टन रशीद, क्या तुम उस कैदी के फरार होने का मतलब समझते हो? हाँ सर, अच्छी तरह समझता हूँ। क्या समझते हो? वह हमारी यानी पाकिस्तानी आर्मी का नहीं, पाक सीक्रेट सर्विस का कैदी है। पाकिस्तान की शान कहे जाने वाले जासूस नुसरत तुगलक का कैदी है। और अगर वह फरार हो गया तो हमारा कोर्ट मार्शल सीधे जनरल द्वारा किया जाएगा। दूसरी तरफ से बात पूरी की गई। मुमकिन है सीधे सीधे नुसरत तुगलक के हवाले कर दिए जाएं। सुना है बहुत जालिम है वे। एक बार अगर किसी को टॉर्चर करने पर आमादा हो जाए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, वह कभी फरार नहीं हो सकता। आप बेवजह फिक्रमंद हो रहे हैं। नुसरत तुगलक ने कहा था, वह बेहद खतरनाक है। खतरनाक भले ही चाहे जितना हो, मगर है तो आदमी ही सर। भूत तो नहीं है जो हम सबको नज़र आए बिना फरार हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। हमें जल्द से जल्द यह खबर चाहिए कि उसे वापस उसी कोठरी में बंद कर दिया गया है। यकीनन बहुत जल्द आपको यह खबर मिलेगी
कहने के साथ कैप्टन रशीद ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। अल्फासे का दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। बहुत सी बातें वह पहले से जानता था, मगर कुछ बातें अभी अभी पता लगी थी। उनमें सबसे अहम बात यह थी, इस दरवाजे को या तो कैप्टन रशीद खोल सकता है या इरशाद। इसके खुले बगैर वह सुरंगों के जाल से बाहर नहीं निकल सकता था। ट्रांसमीटर ऑफ करते ही रशीद दरवाजे की तरफ घूमा। पलक झपकते जितने समय में यदि अल्फासे ने खुद को नीचे न बैठा लिया होता तो निश्चित रूप से उसके द्वारा देख लिया जाता। वह समझ सकता था एक बार फिर रशीद इसी दरवाजे की तरफ बढ़ेगा। सलाखों के इस पार से गैलरी पर नज़र रखने के अलावा फिलहाल उसके पास काम भी क्या था। अल्फासे के पास इतना समय नहीं था कि वह रशीद के जंगले पर आने से पहले गैलरी के पहले मोड़ को पार करके दूसरी तरफ पहुंच सकता। मोड़ काफ़ी दूर था और ऐसा प्रयास करते वक्त वह रशीद द्वारा देख लिया जा सकता था, तो खामोशी के साथ लोहे के किवाड़ से चिपका बैठा रहा। सांसें तक रोक ली थी उसने। दूसरी तरफ से पच्चाब उभरी, भारी मिलिट्री बूट की पच्चाब। आवाज़ निरंतर नज़दीक आ रही थी। जाहिर है रशीद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। फिर पच्चाब दरवाजे के दूसरी तरफ, फिर पश्चात दरवाजे के दूसरी तरफ बेहद नज़दीक आकर रुक गई। अल्फासे समझ गया इस वक्त वह सलाखों के उस पार से गैलरी में झांक रहा होगा। इस एहसास ने अल्फासे को बेहद रोमांचित कर दिया था कि दुश्मन उसके बेहद नज़दीक है, केवल उतना दूर जितनी लोहे की चादर की मोटाई है। अपने दिल की धक धक अब वह साफ सुन सकता था। दिमाग में सवाल कूदा, क्या करूं? वर्तमान हालात में क्या करना मुनासिब होगा? उसी समय वातावरण में एक लाइटर ऑन होने की आवाज़ उभरी, फिर ऑन होने की आवाज़, और उसके बाद गाढ़ा धुआं सलाखों के बीच से गैलरी की तरफ आया। अल्फासे के सिर पर मंडराया। जाहिर है रशीद सिगार, सिगरेट या बीड़ी का मजा ले रहा था। अल्फासे उसकी मानसिक अवस्था समझ गया कि अब वह तब तक जंगले से नहीं हटेगा जब तक सैनिक टुकड़ी को वापस आता न देख ले। उसके वहाँ से न हटने का मतलब था अल्फासे भी अपने स्थान से नहीं हट सकता था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। आपको यह अगर नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।